नमस्कार शाश्वती जी। नमस्कार। आज हम यहाँ येल यूनिवर्स के इस परिसर में हैं और आपसे आपकी गायकी के बारे में, आपकी तालीम के बारे में, घराने के बारे में और जो विशिष्ट राग आपने आज प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में कुछ चर्चा हम यहाँ करेंगे। ज़रूर। घराना शैली एक विशिष्ट शैली है और हर घराने का अपना महत्व है। आप ग्वालियर घराने की प्रतिनिधि हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे उस घराने की कुछ विशेषताएं और आपकी अपनी सोच घराने के बारे में क्या है। घराने के बारे में मेरी अपनी सोच उस युग की देन है जहाँ घराने की सीमाएं कुछ हद तक धुंधली हो गई हैं। उस हिसाब से ही मेरा अभी विचार बना। चूँकि मेरी तालीम ग्वालियर घराने में हुई, लेकिन मेरे गुरु लोग भी काफ़ी संवेदनशील थे दूसरे घरानों की अच्छाइयों के प्रति और उसको ग्रहण करने से नहीं चूकते थे। और उन्होंने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी कि आपको अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है, किसी दूसरे घराने की बंदिशें पसंद है, तो वो आप ले सकते हैं। तालीम मेरी ग्वालियर की हुई और जिस तरह से ग्वालियर में बंदिश के हिसाब से गाना चलता है, बंदिश को लेके ही आगे बढ़ाया जाता है, राग रूप दिखाया जाता है, वैसे ही मेरी तालीम हुई। लेकिन होता यह है कि जिस तरह से आज का ग्लोबलाइजेशन है, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को घराने में बांध के रखना मुश्किल भी है और मैं खुद उसकी पक्षधर भी नहीं हूँ। वो अच्छी बात है कि हर घराने की अपनी एक आइडेंटिटी और विशेषता है, उसको हम वैसे ही गाएंगे तो हमारा एक विशेष परिचय होगा। लेकिन अपने आप को घराने में बांधना, घराने की गायकी से बांध के रखना, हम अपने आप की गायकी को ही सीमित कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरे घरानों से भी हमें मिल सकता है, हम उससे अपनी गायकी और उन्नत और अच्छी कर सकते हैं। तो चूँकि सिर्फ हम एक घराने के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम आजीवन सिर्फ उस घराने को गाते रहें और अपने आप को बांध के रखें, तो ऐसा मेरा विचार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अंततः संगीत पहले है, घराना बाद में है। संगीत अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है, घराना सेकेंडरी हो सकता है। और उससे एक चीज़ और मुझे महसूस होती है कि घराने की विशेषताएं लेके जब हम बैठते हैं तो एक ज्याला म्हणतो पठती म्हणजे हम पठड़ी का गाना मतलब वही चीज़ें हम रटने जैसी बार बार करते हैं, तो वो एलिमेंट्स पक्के तो हो जाते हैं, लेकिन उससे कहीं विचार करने की क्षमता कम हो जाती है। और जहाँ विचार करने की क्षमता कम हुई, वहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म। हम सारी ज़िंदगी वही करते रहेंगे, हमारा अपना न तो व्यक्तित्व होगा, न हमारी गायकी होगी, न हम कुछ इस बात की हिम्मत कर पाएंगे कि हम कुछ करें और वो शायद नहीं भी सफल हो, तो भी हम उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखें, फिर एक नया कुछ एक्सपेरिमेंट। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक तालीम किसी भी घराने की पक्की शुरू के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके पास दृढ़ कुछ तो गायकी होनी ही चाहिए। बाद में आप दूसरी चीज़ें सुन के उसको ले सकते हैं, लेकिन एक पक्की शैली होना ज़रूरी है। उसमें बांध के ज़िंदगी भर नहीं रहना है, लेकिन पक्का होना ज़रूरी है। आपने शैली के बारे में जो चर्चा अभी की, उसी संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि ग्वालियर घराने की विशेषताएं जो आपको आपके सभी गुरुओं द्वारा भी मिली हुई हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगी कि जो विशिष्ट कुछ बातें जो ग्वालियर घराने से ही संबंधित है, उनके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? हाँ, बंदिश की जो विलंबित की बंदिश है, उसकी लय जलद होती है
और उसके पीछे जो कारण है वो मुझे बहुत ही लॉजिकल लगता है कि जब हम किसी पोएट्री को यूज़ करते हैं, कोई कवि काव्य हम यूज़ करते हैं, गाते हैं, तो उसका एक पूरा भाव होता है। अगर हम उस लय को बहुत खींच-तान के लंबा करते हैं तो उससे अर्थ समझ में नहीं आता। साथ ही हर ताल का एक छंद है, वो कहीं टूटता हुआ सा लगता है। तो उस जलद, थोड़ी सी जलद लय जो है, जो आजकल के हिसाब से जलद मानी जाती है, चूँकि वो ओरिजिनल वैसी ही थी और उसमें बहुत थॉटफुली उन्होंने लॉजिकली ये सोच के जलद लय रखी थी, जो मुझे बहुत पसंद है। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत विस्तार वाले राग हैं, उसमें जब हम इस तरह की जलद लय लेते हैं तो हमारे उसके दूसरा निगेटिव पक्ष ये होता है कि उस जलद लय का कि पूरा गाना चलता हुआ सा होता है बंदिश के हिसाब से, तो वो बहुत विस्तार का गाना नहीं हो पाता। हाँ, सही है। तो उसके कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। तो मुझे पसंद है। कई बार मैं जलद विलंबित लेती हूँ, कई बार मैं गंभीर किस्म की लेती हूँ। यही जो बात है, जो दूसरी चीज़ें एडॉप्ट करने की, इसके लिए मुझे मेरे गुरुओं ने नहीं रोका। तो उस तरह की गायकी डिपेंड करती है कि कहाँ गाना है, कौन सा राग गाना है, बंदिश का भाव क्या है और कितनी देर गाना है। उस तरीके से हम उसको लय को नियमित करते हैं। वो हमें एक ग्वालियर का महत्वपूर्ण अंग लगता है। और ग्वालियर की बंदिशों में लय की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, जो अक्सर कई बार ऐसी बंदिशें होती हैं कि हम धा दिन दिन धा इसमें गाते हैं और फिर धा दिन दिन धा दिन दिन धा इसमें भी गाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे पुरानी बंदिशों में बहुत मिलती है। लय एक पक्ष है ग्वालियर का सुदृढ़ पक्ष जिसको कह सकते हैं। फिर बंदिश के हिसाब से गाना, अगर बंदिश, हाँ, मतलब अगर हमारे बंदिश की जो सम है, अगर तार सा पे है या ध पे है, तो हम मंद्र में जाके उसका विस्तार ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ऐसा है, करते हैं कुछ लोग, मैं उससे अच्छा बुरा नहीं कहती, लेकिन ये ग्वालियर की खास बात है कि बंदिश के चलन के हिसाब से राग का विस्तार करना, उसी के आसपास घूमते हुए उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, पहलू दिखाना, ये है। तीसरा जो है बोलों का प्रयोग, मतलब बंदिश के बोलों को सिर्फ एक कहना चाहिए कि खूंटी पर टंगे हुए कपड़ों की तरह से नहीं है, हम उसे उपयोग करते हैं। उसका पूरे समय उस पूरे काव्य का उपयोग करना, उस बोलों के साथ में गायकी और राग को प्रस्तुत करना, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लॉजिकली समझ में आती है और पसंद भी आती है। तीसरी बात, हर राग में हर चीज़ होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम मालकौंस गा रहे हैं तो मालकौंस में मींट का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, गंभीरता ज़्यादा है, खटके मुर्कियाँ कम है। वहीं अगर हम मारवा गाएंगे तो उसमें मींट का प्रयोग कम है, उसमें स्ट्रेट नोट्स है, सीधे खड़े नोट्स हैं। ये एक विशेष बात है। मतलब नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ राग के सुर बदलते हैं, गायकी सेम रहती है। हाँ। ऐसा ग्वालियर में नहीं है। मतलब आपको राग के और बंदिश के टेम्परामेंट के हिसाब से राग की बढ़त करनी है। ये महत्वपूर्ण उसका पहलू है जो मुझे पसंद आता है। फिर मींड, गमक, खटका, मुर्की, अलग अलग प्रकार की ताने, इन सब का प्रयोग, जो सारी चीज़ें एक में दिखाई देती है, अलग तानों की भी अलग अलग लय प्रस्तुति, ये सब चीज़ें ग्वालियर की खास बातें हैं। इसीलिए उसको अष्टांग गायकी भी जो कहा जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही उसका एक कारण है कि इन सारी जो कुछ एलिमेंट्स हम कहते हैं उन सब का समावेश उस गायकी में है। और चूँकि ग्वालियर को सबसे पुराना घराना कहा जाता है, तो चूँकि अष्टांग गायकी इन सारे पहलुओं में से जिस चीज़ पे वर्चस्व था
जिनको जो पसंद आया उसको निकाल के एक अलग घराने की पैदाइश हुई। हाँ। तो उस पर्टिकुलर घराने में उस भाव पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बाकी के एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए अलग अलग घरानों की अपनी अपनी विविधता है, लेकिन ग्वालियर में अगर बैलेंस्ड गायकी है ग्वालियर की, तो उसमें आपको सारे अंग मिलते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो 3 राग हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, वो कॉमन राग ऐसे हैं कि जो सभी घरानों में वैसे गाए जाते हैं। तो मालकौंस राग के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या उस राग के बारे में लगता है कि उसका भाव क्या है। मुझे ये मालूम है कि भाव उस बंदिश के माध्यम से भी व्यक्त होता है, पर वो सुर क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएं। राग का भाव और बंदिश का भाव बैलेंस करना ये बहुत ही कठिन कार्य है। सही कहा आपने। बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद ध्रुपद में ये चीज़ और सरल हो जाती है, क्योंकि विस्तार जो है राग का है, बंदिश का नहीं है। हाँ। तो राग के भाव को लेके आप विस्तार कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बंदिश को भी शुरू से निभाना है। तो अगर कृष्ण माधव राम है तो उसमें एक भक्ति है, शांति है, वो शायद उस राग के भाव के साथ जा रहा है। लेकिन अगर यह, या मैंने जो दूसरी बंदिश गाई आँखियाँ तरस रही, उसमें भी एक विरह है, तो वो भी शायद उस भाव के साथ जा रहा है। लेकिन अगर उसमें कहीं छेड़छाड़ है, नटखटपन है, कुछ है, तो उसको उस राग के साथ में कैसे बैलेंस करना है, ये बहुत ही कठिन कार्य है। अगर दरबारी में अनोखा लाडला है तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये कठिन कार्य है। शायद हमारे सिद्ध गायक गायिकाओं ने किया भी है। अभी मैंने उस स्थिति में मैं नहीं पहुंची हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकूं। पर एक साधारण उस राग का भाव आपको क्या लगता है, वो गंभीर है? हाँ। या उसमें कुछ केवल भक्ति रस है या विरह रस है, या इस तरह से अगर कुछ उसको एक कुछ आइडेंटिफिकेशन देना चाहें तो वो क्या हो सकता है? क्या है वो तो मतलब भक्ति हो सकती है, विरह हो सकता है, गंभीर हो सकता है, चाहे वो पीर न जानी है या कृष्ण माधव राम है, इस तरह की जो भी बंदिशें हैं वो हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, ये मुझे जो लगता है कि बहुत लिल्टिंग चीज़ें, जिसको कहना चाहिए नटखट चीज़ें, शायद इस राग का भाव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। ऐसे कई राग हमारे यहाँ हैं जिन रागों में समान स्वर हैं, उन सारे रागों में समान स्वर हैं। उदाहरण के लिए मारवा, पूरिया और सोहनी, ये 3 राग ऐसे हैं कि जिनके सुर समान है, लेकिन उन सारे रागों का भाव अपने आप में अलग है। तो मारवा, सोहनी और पूरिया, आप इनको किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं, उसके प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, मारवा का जो इवोल्यूशन मैंने समझा है, जो ओरिजिनल मारवा था मध्य और तार सप्तक में गाने वाला, बाद में कुछ समय बाद ये हुआ कि वो मंद्र में गाया जाने लगा। पूरिया के लिए कहा जाता है कि मंद्र और मध्य सप्तक का राग है, और सोहनी के लिए मेरे ख्याल से सर्वमान्य है कि वो उत्तरांग प्रधान राग है। तो सुर एक होते हुए भी कहीं न्यास स्वर और श्रुतियों का भेद है। मारवा में धैवत ऋषभ की प्रधानता है, रुकते हैं, हम बार बार न्यास करते हैं, साथ ही थोड़े से चढ़े हुए खड़े सुर हैं। वहीं पूरिया में मंद्र मध्य होते हुए भी हम गंधार निषाद पर न्यास करते हैं, थोड़े से कर्व्स उसमें काय म्हणू शकतो, उसको क्या बोल सकते हैं, गोलाइयाँ, सुरों की गोलाइयाँ पूरिया में मारवा के अपेक्षा ज़्यादा है, और जो गंधार निषाद की श्रुतियाँ हैं वो थोड़ी सी लोअर साइड में है, क्योंकि उसका भाव वैसा है मंद्र और मध्य का। सोहनी के लिए
सोहनी मैंने बहुत ज़्यादा विलंबित किसी का सुना नहीं है। तो जिस तरह से सोहनी का चलन बहुत जलद है, हाँ, वो चंचल राग है। चंचल राग है, तो चंचल राग होने की वजह से उसको उतना ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक गाया जाता है, नहीं तो वो बार बार वही रिपीटेशन होने लगता है। तो उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। पूरिया मारवा में ये ज़रूर मुश्किल होता है कि आप अगर सिर्फ मारवा गाते हैं तो चल जाता है, लेकिन आप अगर पूरियाँ भी सीख लेते हैं तो आपको मारवा गाना मुश्किल हो जाता है। सही। या अगर पूरिया गाते हैं और आपने मारवा नहीं सीखा है तो आप गा जाएंगे, लेकिन दोनों आते हैं तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करके रखना बहुत मुश्किल होता है। उसका कुछ छोटा सा उदाहरण आप दे सकेंगी? कुछ हम शायद फ्रेजेस के माध्यम से ही उसको व्यक्त कर सकें। मैं बंदिश हाँ। के माध्यम से बताना चाहूँगी। So, हाँ, सुदेता सस बिना जैसे पूरिया का है, लोगवा सुने पियरवा खटले, लोगवा सुने पियरवा खटले, मोरी पायल बाजी रे बिछुआ खटखट, लोगवा सुने मोहम्मद सापिया सदा रंगीले, तुम्हारे दरस बिन प्रणनित उठ भटकत, लोगवा सुने मने रे साने दने निमाग मने माग मद मग नि सा। ये पूरिया का भाव है। मारवा में निरे ग म ध म ग रे ग ध म ध रे ध रे नि ध म ध म नि ध म ग रे नि ध रे सा। तो स्वभाव अलग नजर आता ही आते हैं। सोहनी की कुछ छोटी सी झलक टप्पे के रूप में या किसी टप ख्याल के रूप में अगर कुछ हो तो? एक टप्पा आपको। वाह, मेरा अगला प्रश्न शायद उसी से संबंधित रहेगा। अच्छा, वाह, एक प्रश्न यहाँ ज़रूर आता है मेरे मन में कि टप्पा गायकी एक बहुत ही क्लिष्ट गायकी है और शायद बहुत ही कम लोग आज हमारे यहाँ हैं जो इस गायकी को प्रस्तुत कर सकते हैं। उनमें से एक आप हैं जो टप्पा बहुत ही सहजता के साथ गाती हैं। तो इस गायकी का रियाज किस तरह से किया जाता है? तानों के विविध पैटर्न्स जो उसमें आते हैं वो उनका कुछ विशिष्ट पद्धति से रियाज किया जाता है या उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे किस तरह से? मुझे लगता है कि शुरू में तो आपका गला जैसा ख्याल के लिए आप पलटे रटते हैं, उसकी तो
पक्की तालीम और पक्का रियाज होना ही चाहिए। तो मैं जब गुरुजी के पास सीखने के लिए गई तो उन्होंने मुझसे कुछ सुना और वो सुनने के बाद उन्होंने ये ज़रूर देखा कि इसका गला तैयार है। टप्पे के लिए खास उनको मुझे पलटे रटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने कुछ पल्लवी जो होती है कर्नाटक संगीत की, वो उन्होंने मुझे गवाते थे। वो फास्ट मोर फास्ट इस तरह से, लाइक ऐसा एक था पंडित रातंजनकर जी ने बनाए हुए, गणेशम हेरम वंदे साष्टांगम हि गौरी पुत्रम विघ्नेशम चाद्यम। अब ये अगर हमने गाया है तो इसके बाद गणेशम हेरम वंदे साष्टांगम हि गौरी पुत्रम विघ्नेशम चाद्यम। गणेशम है मतलब ये चलता जाता था। साथ ही जो टप्पे की जो बंदिश है वो नॉन स्टॉप 25-25 बार, बिल्कुल स्थाई के बाद कोई आवर्तन में रुकना नहीं है अंतरे के लिए। स्थाई के बाद आपको आवर्तन अंतरा उठाना है, अंतरे के बाद स्थाई उठाना है। ऐसा 25 बार, 30 बार, 35 बार सिर्फ और सिर्फ बंदिश करते थे। तो चूँकि बंदिश पक्की करना ये ग्वालियर का फिर से एक विशेष भाव है कि बंदिश पक्की होनी चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे भी फ़ायदा करती है कि जैसे ही आपकी बंदिश पक्की हुई तो बंदिश के अंदर जो छुपे हुए छंद हैं, जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, आपका गला वैसे ही नेचुरली तैयार होता चला जाता है। बाद में सोचने की बात ज़रूर ये है कि उसकी गायकी कैसे की जाए। तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि बहुत लंबी लंबी ताने लेने से टप्पा होता है, ऐसा नहीं है। टप्पे में भी एक विस्तार है। अगर टप्पे में तुम तो हो साहिब जमारे, ये टप ख्याल है जो ग्वालियर के लोगों ने टप्पे से प्रेरित होकर कुछ टप ख्याल बनाए। तो उसमें एक बढ़त है, तुम तो तुम तो तुम तो तुम तो तुम तो हो साहेब जमाने। फिर आगे जाए, तुम तो साहेब 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 जमाले। तो इस तरह से विस्तार टप्पे में भी होता है। यह है कि उसकी जो समेट होती है, मतलब मुखड़े से पहले वाली जो तान है, वो एक लंबी तान आप ले सकते हैं उससे, लेकिन उसमें छोटे छोटे तानों से उस तानों एक ही फ्रेज में तान की लय भी अलग होती है कई बार। हाँ, वो ग्वालियर का एक बहुत मजबूत हाँ, मतलब उस टप्पे में ऐसा नहीं है कि सारी तानों, एक आपने फ्रेज लिया है, एक आवर्तन में आप जो बढ़त कर रहे हैं उसमें सारी की सारी तानों का जो छोटे छोटे पैटर्न है उसकी एक ही लय रहेगी। तो ये धीरे धीरे होता चला जाता है कि जैसे आप अपने विद्यार्थी को बताते हैं कि एक सुर की बढ़त कैसी करनी है, हमारे उस तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ठीक यही चीज़ टप्पे में बताई जाती है कि उस तक पहुंचने के कौन कौन से तानों का पैटर्न्स हो सकते हैं, किस तरीके से आपको उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन करना है, क्या करना है का, और वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है। आपका एस्थेटिक काम करता है, आपका उसमें जो आपने सहजता की बात की, तो सहजता तो रियाज से ही आती है, चाहे वो ख्याल हो या और भी कोई शैली हो। तो जब आपके बेसिक एलिमेंट्स पक्के होंगे तो वो सहजता आने लगेगी। ग्वालियर घराने का ही एक और अंग जिसे हम अष्टपदी कहते हैं, ये काव्य गीत गोविंद से लिया गया है और ग्वालियर में ही सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन है। और आप भी
अष्टपदी गाती हैं, तो उसका कुछ एक झलक अगर आप हाँ। बताएंगे तो। और आज वर्तमान समय में इसका प्रमाण कितना है, कितने कलाकार अष्टपदी गाते हैं? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सुनने में बहुत कम ही मिलती है अष्टपदियाँ आज के समय में। हाँ, अष्टपदी मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है और किसी घराने में नहीं गाई जाती हाँ। है। ग्वालियर के लोगों ने ना अपनी गायकी में बहुत अलग अलग गीत, विविध गीत प्रकार सम्मिलित शामिल किए। कुछ चीज़ें बहुत उन्नत हुई, कुछ चीज़ें वहीं पीछे रह गई, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे टप्पे की गायकी बढ़ी आगे, ठुमरी उतना नहीं आगे बढ़ पाई। वैसे ही अष्टपदी एक विविध शैली करके ली गई, कंपोज की गई। पूरी की पूरी अष्टपदी नहीं ली है। हाँ। ज़्यादातर अष्टपदियों में 8 या 12 या 16 लाइनें लेकर उसको बांधा गया है, कंपोज किया गया है। बंदिश बन गई वो बंदिश, लेकिन एक सिर्फ गीत गोविंद के काव्य से ज़्यादा उसकी गायकी में क्या विविधता लाई जाए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। उसकी वजह से जब आप कुछ उस गीत शैली में कुछ विविधतापूर्ण, कुछ नया नहीं दे सकते, तो उसकी प्रगति कहीं रुक जाती है, और इसलिए वो बहुत पॉपुलर भी नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है आई थिंक संस्कृत में ही हाँ, है। हाँ, तो और उन चीज़ों को समझना भी शायद, उसका अर्थ निकाल पाना सामान्य जन के लिए बहुत कठिन है। बिल्कुल ठीक, वो भी एक कारण रहा होगा उसका, उसमें कमी आने का। जो अष्टपदियाँ मैंने जो सीखी हैं उनके अर्थ मुझे भी बहुत स्पष्ट नहीं है। ये तकलीफ टप्पे के साथ भी हुई। क्या हुआ कि टप्पे की जो मूल भाषा थी वो पंजाबी थी। गुलाम नबी ने उसको सराइकी और उर्दू शब्द, हिंदी, अवधी सब मिला के जो कंपोजिशंस बनाए, उन भाषाओं से हमारे जो मराठी बोलने वाले जो गायक थे उनका उनसे बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं था, उन्हें वो भाषा नहीं पता थी। और उस समय हमारे यहाँ जिस तरह से एक ओरल ट्रेडिशन था, सामने बैठे सीना बसीना सिखाया जाता था, तो वो उन शब्दों का काफ़ी अपभ्रंश हो गया। होते होते क्या हुआ कि कुछ ऐसे टप्पे हो गए हैं कि जिसमें विविधता है, चमत्कार है, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता है। ऐसा ही कुछ अष्टपदी की भाषा में भी नज़र आता है कि वो संस्कृत है, लेकिन वो क्या शुद्ध संस्कृत है, ये हमें एक शोध का विषय है जो देखना पड़ेगा। अष्टपदी का कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वती जी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।